हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों के बारे में। इन्हें कहा जाता है सूक्ष्म जीव। आगे चैप्टर में है फ्रेंड्स एंड फो। फ्रेंड यानी मित्र और फो यानी शत्रु। यानी कि इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये जीवन में कहाँ कहाँ तो आपके मित्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं और कहाँ कहाँ आपके शत्रु इन द सेंस कि किस तरह आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई बीमारियों में, उत्पन्न करने में, हमारे खाने की चीज़ों को खराब करने में, चमड़े के जूतों को खराब करने में, अगर गीले कपड़े हैं तो उनमें उनको खराब करने में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलते हैं, कैसे रहते हैं, इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या। माइक्रो शब्द का मतलब है छोटे और ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव, यानी कि ये वो जीव हैं जो आकार में बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी कि इनको हम हमारी आंखों से तो देख ही नहीं सकते। इनको देखने के लिए हमें स्पेशल तरह की किसी एड यानी कि किसी हेल्प की जरूरत होगी एंड दैट इज अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो होगा वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ज्यादा बड़ा जो भी व्यू है उससे हमें मिलना चाहिए। किसी भी चीज का 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 1000 गुना तक व्यू जब हमें दिखाई देता है तो जाकर हमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की मदद से दिखाई देता है। तो माइक्रोस्कोप से देख पाने के कारण ही ये ऑर्गेनिज्म हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहली बात तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या। दोज ऑर्गेनिजम्स which we cannot see with our naked eye. They are visible only under a microscope. क्लियर। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नेकेड आईज मतलब एज सच आंखों से नहीं देख सकते, ये केवल एक माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखाई देते हैं। तो आप लिखेंगे वे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। ये हो गई बात किसकी, सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो हमने ये जाना कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे हैं आकार में कि इनको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते। अब हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी है कहाँ, हम अपने जीवन में इनको कहाँ देख पा रहे हैं। तो आपने कभी ध्यान दिया हो कि जैसे ब्रेड जब होती है या रोटी जब होती है पुरानी हो जाती है तो रोटी पर तो फिर भी नहीं, आपने ब्रेड पर देखा होगा हरे हरे रंग की फंगस जम जाती है। और ये जो फंगस होती है ना, इसको जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो छोटी छोटी शाखाएं हमें निकली हुई दिखाई देती हैं उस फंगस के अंदर, जो कि फंजाई होती है यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब हम बात करें सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि इनका आवास कहाँ है, तो ये सभी जगहों पर पाए जाते हैं। आगे चैप्टर में चलते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अब हम पढ़ते हैं इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इनका वर्गीकरण, किनका, सूक्ष्म जीवों का।
तो सूक्ष्म जीव जो है इन्हें 4 ग्रुप्स में बांटा जाता है। यही क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड, यानी कि कितने ग्रुप्स में इनको बांटा जाता है। तो याद करने का तरीका देखो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना इनको बांटा जाता है इनटू 4 ग्रुप्स। ठीक है, ए बी एफ और पी, ऐसे याद कर लो, भूलोगे नहीं, है ना। ए बी एफ और पी क्या है देखो, ये है एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ। ठीक है, एल्गी इसको शैवाल कहा जाता है, शैवाल ये है कवक, और प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहा जाता है, और बैक्टीरिया जो है इनको कहा जाता है जीवाणु, और एक बार चेक कर लेना शायद जीवाणु ही कहा जाता है। चलो, तो इस तरीके से ए बी एफ और पी स्ट्रिक्ट से हमने इनको याद कर लिया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन 4 ग्रुप्स में बांटे जाते हैं। आगे जब हम बात करते हैं तो इन 4 के अलावा एक ग्रुप और है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिनको हमें पढ़ना है, और वो है वायरस। अब इसको इन ग्रुप में क्यों नहीं रखा गया, तो ये जो वायरस है ना इसके कुछ गुण ऐसे हैं जो इनके जैसे हैं, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो इनके जैसे नहीं है। अब क्या है, इसको जीवाणु लिख देते हैं, फिर भी आप लोग एक बार, चलो ठीक है। अब देखो वायरस जो है ना इनके अंदर क्या स्पेसिफिक गुण होता है कि इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं रखा जाता है। तो देखो ये सभी सजीव हैं, लेकिन ये जो वायरस होता है इसका ये गुण होता है कि जैसे ही ये किसी भी माध्यम से, ठीक है, बाय एनी अप्रोच, जैसे ही ये किसी सजीव के शरीर में यानी कि किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर पहुंच जाता है, वैसे ही ये ऑटोमेटिकली लिविंग बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन किसी भी प्रक्रिया के द्वारा अगर ये किसी सजीव के शरीर से बाहर निकल जाए तो बाहर निकलते ही ये एक निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, और इसीलिए वायरस को इन ग्रुपों में नहीं रखा जाता, अलग ग्रुप में रखा जाता है। तो वायरस जो है ना ये ऑब्लिगेटिव होते हैं। ऑब्लिगेटिव का मतलब ये है विकल्पी, विकल्पी यानी कि अगर सजीव के अंदर हैं तो जीवित हैं, और सजीव के बाहर हैं तो ये निर्जीव हो जाते हैं। इसीलिए वायरस को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब हम चलते हैं कि अलग अलग बीमारियां अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली। अब कौन कौन सी बीमारियां आपको याद करनी है। पहली बात तो देखो वायरस से होने वाली बीमारियां आपको याद करनी है। ठीक है, एक शॉर्ट सी ट्रिक बता देंगे जिससे याद हो जाएगा। वायरस से याद करनी है आपको, प्रोटोजोआ से याद करनी है। वायरस को हम कहते हैं विषाणु। क्लियर, कोरोना वायरस बहुत सुना होगा आपने। पहला हो गया वायरस, दूसरा हो गया प्रोटोजोआ, और तीसरा हो गया बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। ठीक है, अब देखो कैसे याद करें। पी, आई और सी याद हो गया, ये तो याद हो जाएगा। पी, आई और सी क्या है देखो। पी से हो गया पोलियो, सी से हो गया चिकन पॉक्स। ठीक है, अब सी है ना 3 बार लिखना है हमको, तो सी क्यूब भी कर सकते हो इसको आप, PIC से भी याद हो जाएगा। आई से हो गया इन्फ्लुएंजा, सी से हो गया कोल्ड, और सी से ही हो गया कफ। बोलो याद हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, एकदम इजी है। वायरस की पिक ऐसे याद कर लो, तो पी और आई तो याद कर लो, और इतना सा ही तो याद रखना है कि सी को आपको 3 बार लिखना है, या इसको सी क्यूब कर लो, या PIC 3C कर लो, कैसे भी आपको जैसे ठीक लगे। पी से पोलियो हो गया, आई से इन्फ्लुएंजा हो गया, सी से चिकन पॉक्स हो गया, कोल्ड हो गया और कफ हो गया। क्लियर है, याद हो जाएगा, इजी है ना, अब भूलोगे नहीं इससे। अब देखो पी यानी प्रोटोजोआ, इससे याद कर लो DM। अब देखो DM क्या है, डी से है डाइसेंट्री, अतिसार। डाइसेंट्री इसे कहते हैं अतिसार, और M से हो गया मलेरिया, ये तो आपको याद है। देखो इजी है ना, याद हो गया जल्दी से। अब देखो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां, इनके लिए केवल आपको याद करना है T।
का स्क्वायर या 2t याद कर लो, या टी स्क्वायर याद कर लो। अब देखो टी से क्या याद करना है आपको, एक तो हो गया ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस याद हो जाएगा, एक टाइफाइड याद कर लो बस, और कितना है, एक हो गया टाइफाइड। अब देख लो, इससे इजी तरीका नहीं इनको याद करने का, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से याद हो जाएगा, एकदम इजी है। दोबारा चेक कर लेते हैं, वायरस या विषाणु से होने वाली बीमारियां, इसको PIC से आप याद कर लो, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, कफ, कोल्ड और चिकन पॉक्स। क्लियर। प्रोटोजोआ से आप DM याद कर लो, D से डाइसेंट्री, M से मलेरिया, और बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड, या T या T2 या 2T या T स्क्वायर, जैसे आपको याद हो जाए वैसे याद कर लो। अब ये क्यों किया हमने, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा रहेगा ना हमसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या आएगा, निम्नलिखित में से वो बीमारी चुनिए जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा होती हैं। दो ये लिख दी, एक ये लिख दी, एक ये लिख दी। अब वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बीमारी लिखी, तो बस ऐसे याद कर लो, दिक्कत ही नहीं है। हो गया याद। चले आगे, तो ये टेबल बना लेना अच्छे से और इसको अच्छे से याद कर लेना। अब हम चलते हैं आगे चैप्टर में, और चैप्टर में आगे चलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने में कैसे लगते हैं, तो आपने अमीबा का डायग्राम बनाया होगा, पिछली क्लासेस में बनाया होगा ना। अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, कई तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास देखो इस तरीके का ऐसा होता है शेप में, है ना, यहाँ इसका न्यूक्लियस होता है क्लेमाइडोमोनास का, ठीक है ना। और अमीबा ये इस तरीके से आपने काफी बना रखे होंगे अमीबा, तो है ना, फूड वैक्यूल होती है इसके अंदर, ये इसके सूडोपोडिया होते हैं जिनकी मदद से ये चलता है। चलिए, पैरामीशियम जो कि चप्पल जैसे शेप का होता है, तो एक आध सूक्ष्म जीव जो है इनके डायग्राम आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं वेयर डू दे लिव, ये रहते कहाँ हैं, वेयर डू दे लिव, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना ये रहते कहाँ हैं। तो देखो, रहने के लिए कोई स्पेसिफिक जगह तो इनके लिए है नहीं, लेकिन पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये रहते नहीं है। चाहे तो बर्फ हो, चाहे उबलता हुआ झरना हो पानी का, उबलते हुए पानी के अंदर भी ये रह सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर तो है हमारा रूम टेम्परेचर, उस पर तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन दे कैन लिव एट एनी प्लेस इवन इन हॉट वाटर और इन आइस, यानी कि बर्फ के अंदर भी ये रह सकते हैं और उबलते हुए पानी के अंदर भी ये रह सकते हैं। तो दे कैन लिव इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स, ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स, हैबिटेट यानी आवास, तो हर तरह के आवास में ये रह सकते हैं। इवन इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, हमारे शरीर में भी कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स के अंदर भी रह सकते हैं और बाकी एनिमल्स के अंदर भी रह सकते हैं, यानी कि पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं हमारा मुंह, चाहे हमने कितने अच्छे से साफ कर रखा है, लेकिन तो भी इसमें भी कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। क्लियर। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारा इनसे क्या लेना देना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड अस। भाई जब ये इस तरीके से रह रहे हैं, हम तो इन्हें कह नहीं रहे कि भाई हमारे साथ आकर रहो, तो इनका हमसे क्या लेना देना है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आवर रिलेशन विद देम। अब हमसे इनका क्या लेना देना है, देखो ये हमारे लिए फायदेमंद भी हैं और नुकसानदायक भी हैं। जैसे हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है इनकी वजह से, कई तरह की बीमारियां होती हैं। अभी हमने पढ़ी कितनी सारी बीमारी, 4 2 6 2 8 बीमारियां हमने पढ़ ली, वो भी किनकी वजह से, इनकी वजह से हो जाती हैं। क्लियर है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं, देखो सबसे पहली बात तो दही खाते हो आप, कर्ड फॉर्मेशन कैसे बनता है दही बताओ, दूध होता है उसमें थोड़ा सा दही या छाछ डाल देते हैं और उसको ऐसा सच रख देते हैं, हिलाते डुलाते नहीं है। 4-5 घंटे बाद देखते हैं, गर्मियों में तो इतने टाइम ही लगता है, तो पूरा जो दूध है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में। वहां क्या काम आ रहा है, वहां काम आ रहे हैं लैक्टोबैसिलस।
ये जो लैक्टोबैसिलस है ये कहाँ से आए? आपने दूध के अंदर जो थोड़ा सा दही डाला उसमें ये लैक्टोबैसिलस माइक्रोब्स प्रेजेंट थे। जब आपने दूध में उनको डाल दिया तो वो क्या करेंगे? दूध में रिप्रोडक्शन करेंगे और रिप्रोड्यूस करके और पूरे दूध को किस में कन्वर्ट कर देंगे? दही में कन्वर्ट कर देंगे। साथ ही साथ ये क्या? केक, ब्रेड, यीस्ट का नाम सुना? यीस्ट ये काम आता है केक और ब्रेड बनाने के लिए। साथ ही साथ होता क्या है देखो कि ह्यूमस या फिर मैन्योर बनाने के लिए। मैन्योर आपने पढ़ा होगा ना, याद है? मैन्योर कैसे बनती है? फर्स्ट चैप्टर में बताया था आपको कि एक कंपोस्ट पिट, एक गड्ढा खोद लेते हैं थोड़ा गहरा और उसके अंदर रसोई का डिग्रेडेबल कचरा, फल के छिलके, सब्जियों के छिलके, बासी खाना, पत्तियां, है ना, ये सब हम डाल देते हैं और उसको ढक देते हैं। मिट्टी के अंदर क्या है? माइक्रोब्स। ये उसको क्या कर देते हैं? अपघटित यानी डिग्रेड कर देते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बिना इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मैन्योर का बन पाना पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन इस चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे, ये क्या है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी इन्हीं की मदद से होता है। कई तरह की मेडिसिन जो हैं, आपने नाम सुना है? एंटीबायोटिक्स लेते हैं आजकल अपन, तो मेडिसिन जो हैं वो भी इन्हीं की मदद से बनती हैं। ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, ये ही मदद करते हैं किस चीज में? मेडिसिन बनाने के लिए। कई तरह की मेडिसिन जिनमें खासकर कौन सी दवाइयां हैं? जिनको कि हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स, वो जो बनती हैं वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनती हैं। तो इस तरह ये हमारी मदद करते हैं किसमें? कर्ड फॉर्मेशन में, केक और ब्रेड बनाने में, मैन्योर बनाने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में और साथ ही साथ मेडिसिन के फॉर्मेशन में। अब दही की हमने बात कर ली, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये चीज बनाने में हमारी मदद करते हैं। चीज जो होती है ना, चीज हम खाते हैं, वो इन बैक्टीरिया के बिना बन पाना पॉसिबल नहीं है। अब देखो कि जब हम इडली बनाते हैं, है ना, डोसा बनाते हैं, तो उसके अंदर हम खमीर उठाते हैं, फर्मेंट करते हैं उनको, तब क्या होता है देखो कि स्पंजी हमारा, हम कहते हैं ना कि खमण स्पंजी होना चाहिए, केक थोड़ा स्पंजी होना चाहिए। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है देखो कि जब केक बनाया जाता है या फिर बनाया जाता है इडली वगैरह को, तो किया क्या जाता है कि जो भी आटा होता है ना, उसके अंदर यीस्ट को डाला जाता है। यीस्ट या हम बेकिंग सोडा भी डालते हैं, इनो भी डालते हैं। तो होता क्या है कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, यीस्ट, ये करते हैं रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज करते हैं। क्लियर? अब ये रेस्पिरेशन में से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये बबल्स के रूप में बाहर निकलती है और इसी के कारण जो केक है, ब्रेड है, वो कैसी हो जाती हैं? स्पॉन्जी बन जाती हैं। इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है यीस्ट का, किसके लिए? केक को, ब्रेड को स्पंजी बनाने के लिए, पेस्ट्रीज को स्पंजी बनाने के लिए। क्लियर? तो हमने आज पढ़ लिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, इनके डिवीजन के बारे में, इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में और इनके फायदों के बारे में। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कंटिन्यू करेंगे कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, साथ ही साथ हार्मफुल फैक्टर्स या हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ तक चैप्टर को याद कर लें। खासकर इनका जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, चारों ग्रुप्स प्लस इनसे होने वाली बीमारियां, उनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक यहाँ तक चैप्टर को याद कर लेना और आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय।